हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन विद्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का टायर 1 आज पहला दिन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आज का जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में उसके रिव्यू, और जो कुछ जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, पहला जो टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस तरह से थे कि आप इजीली उन्हें बना सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे आपका नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था अल्फा न्यूमेरिक, उसमें करीब करीब 10 क्वेश्चंस आए थे। जो मैट्रिक्स होता है जनरल इंटेलिजेंस का, उससे एक क्वेश्चन आया था। नॉन वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, आपको एक वाटर इमेज दे दिया जाएगा और उसका वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज आपको सामने दिया रहेगा। आपको करेक्टली 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसमें से एक करेक्ट ऑप्शंस को चुनना पड़ता है। तो उस तरह के एक क्वेश्चन था। फिर ऑड वन आउट 2 क्वेश्चंस थे। जैसे मान लीजिए कोई एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए एक पेड़ है और उस पेड़ पे कोई फल उगता है, तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया। आपको उसी तरह से पेड़ और फल तो नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन दे देंगे, जैसे मान लीजिए जैसे पेड़ से फल रिलेटेड है, उसी तरह से जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे कुछ और रिलेटेड रहेगा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको मेनली फाइंड करना होता है कि ये रिलेशंस किस तरह का है, और ये काफ़ी क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए वुड और फर्नीचर, जैसे फर्नीचर जो है वो वुड से बनता है, इस तरह का रिलेशन दिया हुआ रहता है। लेकिन आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होता है, या फिर कभी कभी मैच भी फाइंड करना होता है। तो और ऑड वन आउट में ये भी एक होता है कि मान लीजिए जैसे कैट दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपका लायन दिया हुआ रहेगा, टाइगर दिया हुआ रहेगा, और हो सकता है एक हॉर्स दे दे। तो इसमें ऑड वन आउट ये है कि आपका हॉर्स, क्योंकि कैट, लायन और टाइगर तीनों ही कैट के मतलब स्पीसीज में आते हैं, तीनों को ही कैट कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन देंगे। उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस का 3 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन सेंस का लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस 3 थे। लॉजिकल में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इनको भी आपको ध्यान से करना होता है। उसके बाद मिसलेनियस टोटल 5 क्वेश्चंस थे। कुल मिला के टोटल आपका 25 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस से थे, और जो कि काफ़ी इजी थे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप इजीली 25 में से कम 20 प्लस क्वेश्चन तो ईजिली बना पाएंगे, और यही आपका मेन स्कोरिंग एरिया भी रहने वाला है। क्योंकि जीके का कुछ कह नहीं सकते कि अगर जीके उस समय स्ट्राइक कर गया तो ठीक, नहीं तो आप जीके को रॉन्ग अटेम्प्ट मत करके आइए। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस में आप थोड़ा सा अगर टाइम देते हैं तो उसको करने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। कुछ बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनका हिंदी मीडियम है और अगर उनको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अगर उनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है तो इसमें इंग्लिश में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और वैसे चूँकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश जो है वो एसएससी सीजीएल के मुकाबले काफ़ी ईजी आता है। तो अगर आप इंग्लिश में आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत की है तो इंग्लिश को आप इजीली कर सकते हैं। जैसे इस बार इंग्लिश में आपका पैसेज नहीं था, जो कि होता है जनरली पैसेज, तो पैसेज नहीं था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, जो कि काफ़ी इजी था। उसके बाद रीडिंग कंप्रिहेंशन के 4 क्वेश्चंस थे, ये भी काफ़ी इजी था। सॉरी, पैसेज के बदले ये रीडिंग कंप्रिहेंशन था। उसके बाद फिलर्स जो होते हैं, मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड मिसिंग रहते हैं, तो इन्हें फिलर्स कहा जाता है। तो इस तरह से फिलर्स के 5 क्वेश्चंस थे। ये भी काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने की आदत अगर आपको है, अगर आपको उसमें हैबिट है, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 2 क्वेश्चंस थे, तो ये भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको इनके बारे इसका भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और स्पेलिंग चेक, जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग दे दिया है और उसके रिलेटेड बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो इस तरह से, और काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी दिए रहते हैं कभी कभी। उसके बाद एनोनिम सिनोनिम्स के 3 क्वेश्चंस थे, तो इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चंस थे।
तो अगर 25 क्वेश्चंस में आपने करीब करीब सेफ अटेम्प्ट के लिए अगर आपने 18 से लेके 16 से लेके 18 तक कर लिया, तो आपको अगर नेगेटिव मार्किंग भी आता है तो आप सेफ रह सकते हैं। वैसे तो मान के चलिए 20+ सेफ है, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन जा रहा है उस तरह से आपको करके आना मिनिमम 20+ करना चाहिए। तो अगर 20+ करते हैं तो मान लीजिए इंग्लिश में श्योरिटी नहीं रहती है जनरल इंटेलिजेंस और क्वांट के जैसा, तो आप अगर उसमें से 20 अटेम्प्ट करके अगर आप मिनिमम उसमें 18 भी लेके आ जाते हैं तो आप उसमें मान के चलिए आपका सेफ है। उसके बाद देखते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। वैसे तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ही जो लोग एग्ज़ाम देते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ही ज़्यादा बना के आते हैं, क्योंकि CHSL का जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, अगर उन्होंने CGL का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो आपको CHSL का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा कुछ खास परेशान करने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें जो SICI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चंस जो आते हैं या फिर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, खाली आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो जैसे SICI प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से 4 क्वेश्चंस आए थे, ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि एकदम बेसिक फार्मूला से थे, ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस आए थे वो भी एकदम बेसिक फार्मूला से थे, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चंस आए थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस आए थे, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन आए थे, DI ये आपको करके ही आना है, क्योंकि DI अगर 2 है तो मान लीजिए अगर उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, अगर SSC CHSL का लेवल के क्वेश्चंस में जो DI आते हैं अगर आप उसमें से 10 में से 8 मिनिमम नहीं करके आ पाते हैं, तब मान के चलिए आपका क्वांट काफ़ी वीक है, क्योंकि इसके जो DI आते हैं वो CGL बैंक PO वगैरह के लेवल से बहुत नीचे का आता है। इसमें जस्ट आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी ओवरऑल 25 क्वेश्चन आए थे। क्वांट में जैसे मैंने आपको बोला जनरल इंटेलिजेंस में आपको मिनिमम 20+ करके आना ही है, उसी तरह से CHSL लेवल का अगर एग्ज़ाम है और अगर क्वेश्चंस इजी आते हैं तो क्वांट में भी आपको मिनिमम 22+ करके आना है। 22+ मतलब आप 21 से लेके 25 तक जो कि मैक्सिमम लिमिट है, आपको इस रेंज में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मस्ट है। जैसे आपने देखा CGL का क्वेश्चन काफ़ी इजी आया था, लेकिन CGL का क्वेश्चन इजी आने के बहुतों ने सोचा कि कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन CGL का कट ऑफ गया लगभग 136 ऐसे ही कुछ गया था शायद। तो इसमें से इस कन्फ्यूज़न में बहुतों का निकला नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पिछले साल तो 110, 102, 105 इस तरह से जाते हैं तो हमारा हो जाएगा, लेकिन CGL का कट ऑफ इस बार 130 के क्रॉस कर गया, इसलिए बहुतों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में ही नहीं हो पाया था। तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपको क्वांट इंटेलिजेंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम करके आने हैं, क्योंकि इंग्लिश में हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाए, आपकी एक्यूरेसी उसमें ना रहे, और जो आपका जनरल नॉलेज है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर आपने वो पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे, उसमें आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, तुक्का बिल्कुल मत मारिए, वरना आपकी नेगेटिव में मार्किंग जाएगी। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस। ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन आए थे। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि जनरल अवेयरनेस सबसे टफेस्ट पार्ट था, क्योंकि CHSL में लोगों को पता रहता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये सब के क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं, इसलिए वो भी पढ़ते हैं। तो इस बार क्वेश्चंस काफ़ी बहुतों से मैंने पूछा, कुछ ने टफ कहा, कुछ ने इजी कहा। एक्चुअली इसमें बात ये होती है कि जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए ये बहुत इजी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये टफ है। अब नहीं पढ़ा है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्वेश्चंस जो आए हैं वो थोड़े से डीप क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई चैप्टर है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का जो आप लूसेंट वगैरह से पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आया हो, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आया हो किसी चैप्टर के जो पॉइंट लूसेंट में भी नहीं है। लूसेंट या फिर आपके जो जनरल अवेलेबल बुक हैं जिससे आप जैसे CHSL में आप जो ऊपर से पढ़ते हैं जैसे उस तरह का उसमें वो नहीं हो। उसके बाद पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको इकोनॉमिक्स में बारे में नहीं पता है तो आप इसमें तुक्का बिल्कुल भी मत मारिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी
जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस। इन तीनों के बारे में अगर उनको नहीं पता है तो ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में अगर वो देखते हैं कि ऑप्शन सेम सेम है और उन्हें लगता है कि हाँ मैंने ये कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो वो उस ऑप्शन को मार के आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर श्योर शॉट हैं तो ही उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, वरना उसे मत छूइए। उसके बाद जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें एक क्वेश्चन शायद आपका साइंटिफिक नेम का आया था, तो इसलिए साइंटिफिक नेम को आप जरूर करके जाइए। उसके बाद करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आए थे, पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स मस्ट करके जाइए। अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो आपका वो किया हुआ रहेगा, पहले से ही पढ़ा हुआ होगा। और अगर आप बैंक एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स के जो मेन टॉपिक्स है 5 महीने के, किसी भी अच्छे से साइट में जाके डेट वाइज अगर आपके पास टाइम है तो मेन कर लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करता है। ज्योग्राफी के लिए आप श्योर नहीं भी हो सकते, इकोनॉमिक्स के लिए श्योर नहीं भी हो सकते हैं। अगर ज्योग्राफी पॉलिटी से डीप क्वेश्चन आ गया तो श्योर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन क्लिक कर जाए। अगर आपको उस इवेंट के बारे में थोड़ा भी आसपास नॉलेज हो तो आप उसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आया कि यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब हुआ था, तो अगर आपको वो एग्जैक्ट मंथ या फिर डेट नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको एक हल्का आइडिया हो जाएगा कि चलो यूएस का इलेक्शन जो है वो 2016 के नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ था, तो अगर उस ऑप्शन में उस ऑप्शन का अगर कोई क्लोज दिया हुआ रहेगा तो आप उसे मार सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी 5 मार्क्स को आपको फुल अटेंड करके आना है। उसके बाद मिसलेनियस से 3 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए आज हम जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो रुक्मणी देवी जो है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड थी और ये बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर थी। इनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम था, तो इसलिए ये ऑप्शन है भरतनाट्यम। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। दीपिका कुमारी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। देखिए दीपिका कुमारी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये है तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, लेकिन ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, क्योंकि रिसेंट जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें दीपिका कुमारी ने भी पार्ट लिया था और दीपिका कुमारी के ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र थी, क्योंकि मेडल लाने वालों में से ये भी एक दावेदार थी। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन पिछले टूर्नामेंट्स में, इससे ओलंपिक्स के पहले जो टूर्नामेंट्स हुए थे उनमें इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, इसलिए ये भी एक चांसेस थी इनको मेडल लाने के लिए। तो इसलिए ये आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स विनिंग एक्टर दिलीप कुमार। उसके बाद हाउ मेनी टाइम कैन पीएम बी इलेक्टेड। ये देखिए ये क्वेश्चन आप अगर श्योर नहीं हैं तो नहीं मार के आइए। अगर इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 5 बार, उसके बाद 3 बार, 2 बार, तो हो सकता है कि आप 5 बार मार के आ जाइए, क्योंकि ऐसा है कि अगर यूएस में कोई 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, तो अगर आपने ये कहीं पढ़ा होगा और अगर आपके ऑप्शन में 2 दिया हुआ रहेगा तो ज़रूर आप 2 को क्लिक कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप श्योर नहीं हैं तो इसे मत क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। ये हाल ही का करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर पीएम प्रियंका चोपड़ा को घोषित किया गया था। उसके बाद टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। टेहरी डैम भागीरथी रिवर में कंस्ट्रक्टेड किया गया है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड एट मुंबई महाराष्ट्र। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो एलिफेंटा केव्स के बारे में भी मैंने कुछ डिस्क्राइब किया था, तो आप हिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं एलिफेंटा केव्स के बारे में। जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया था तो उस समय एलिफेंटा केव्स को किन्होंने बनवाया था उस बारे में मैंने डिस्कस किया है कि वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे वगैरह। उसके बाद यूज़ ऑफ बैरोमीटर एंड हिज इन्वेंटर।
कौन थे, बैरोमीटर का यूज़ क्या है और उनके इन्वेंटर कौन थे। बैरोमीटर का जो ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, जनरल साइंस का, और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जनरल साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये नहीं पता है, जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन में ये दोनों साथ दिया हुआ रहता है, टॉर्सली और आपका मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब तो ठीक है, क्योंकि ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए यूज़ होता है। ये लगभग बहुतों को, ये लगभग सबको पता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में आपने ये पढ़ा होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ये नहीं है टॉर्सली का नाम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने के लिए, तो आप इसे मत क्लिक कीजिए। मत क्लिक कीजिए का मतलब यह है कि अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा ही तुक्का मत मारिए, क्योंकि एक एक मार्क्स यहाँ पे फैक्टर करेगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, और मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम्स होंगे उसका मैं रिव्यू और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। अगर मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस भी अगर मिलते हैं कहीं से तो मैं उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, मैथ्स और जो लॉजिकल रीजनिंग है। थैंक यू।